सभा के अध्यक्ष मेरे गुरुदेव प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, सभागार में बैठे हुए विद्वज्जन, मेरे अत्यंत ही श्रद्धेय प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, मंच पर बैठे हुए भाई अभय ठाकुर जी, मेरे मित्र अजीत पुरी जी और मेरे मित्रों, अजीत पुरी जी के बोलने के बाद मैं बहुत डर गया था। डरा इसलिए था कि उनके बोलने के बाद मुझे बोलना है। गोष्ठी प्रसाद पर तो हो नहीं रही है, गोष्ठी तो निकल गई है नए बाईपास गंगा एक्सप्रेस वे के रास्ते और कहीं अगर यह नेपाल तक चली गई, इत्तेफाक से नेपाल हिंदू राष्ट्र भी, अगर वहां चली गई तो वहां से यहाँ तक लाने ये मेरे बस की बात नहीं होगी। लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साहित्य सेवी वित्त अधिकारी मेरे मित्र बड़े भाई अभय ठाकुर का कि बहुत विनम्रता से वो ला करके उसको केंद्रीयता प्रदान की और यहाँ से बोलने में मुझे आसानी हो गई। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके वक्तव्य के लिए कृतज्ञ हूँ। कायदे से तो गोष्ठी 2 बजे यह सत्र खत्म हो जाएगा, इसमें 10 मिनट ही समय है और मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनको सुनने से हम ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं अगर न भी बोलूं तो इस विमर्श में कुछ नफा नुकसान नहीं है, उससे कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं और वह यह कि एक तो छायावाद की जो परिभाषाएं बनी हैं, हिंदी में जो समझ बनी है वो बहुत कविता केंद्रित समझ है और कविता केंद्रित समझ होने के कारण छायावाद का जो बहुत सारे दूसरे संदर्भ हैं वो छूट जाते हैं। उस कविता केंद्रित समझ के नाते शुरू से यह समझ हिंदी में बन गई है कि छायावाद कविता का आंदोलन है और छायावाद एक बड़े सांस्कृतिक संदर्भ में जिस नवजागरण के उधेड़ गुण की बात, ज्ञानोदय की चर्चा हुई, तो जिस ज्ञानोदय से बात शुरू कर रहा हूं, बनारस में एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ टाउन हॉल में। गोविंद मालवीय नए नए युवा नेता थे, बनारस में ही रहते थे। लोग गए प्रसाद को कहने की आप आइए, आप ही के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। बनारस के अधिकारी लिंग झंडा फहराने की अनुमति नहीं दे रहे थे। प्रसाद इस तरह के आयोजनों में कम आते जाते थे। तो गोविंद मालवीय जब अपने दोस्तों को लेकर के गए तो प्रसाद ने कहा कि मालवीय मैं आऊंगा, लेकिन 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है। जब तुम कार्यक्रम ही समय पर नहीं शुरू कर सकते तो किस आयोजन और संगठन की बात करते। ये एक प्रसाद गए और बनारस के राजा को लेके गए और झंडा उन्होंने फहराया और फिर पूरे ब्रिटिश अधिकारी हट गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। टाउन हॉल से प्रसाद समय, तो एक तो समय की पंक्चुअलिटी, जो काम हमें शुरू करना है 12 बजे, प्रसाद इसका पालन कर, संतुलन, पूजा जिस समय करनी हो तो उसी समय वो चले जाएंगे शिवालय, जिस समय दुकान जाना है तो वो बग्घी आ जाएगी घोड़े लेकर। और यहाँ चर्चा बहुत सारी हुई संस्कृति की, परंपरा की। मैं केवल भाई अभय ठाकुर की बात में 1-2 चीजें जोड़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। बनारस के एक बड़े विद्वान महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, जो भारतीय परंपरा, ज्योतिष, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, भाषा, साहित्य, संस्कृति के बड़े विद्वान, यूरोप इसलिए नहीं जा पाए एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण के अवसर पर कि उनके ही परंपरा, धर्म, समुदाय और बिरादरी के लोगों ने कहा कि यदि आप जाएंगे तो आप धर्म से बाहर, जाति से बाहर हो जाएंगे, उन्हें नहीं जाने दिया। तो जिस सनातन संस्कृति, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि हिंदुओं का धर्म रसना में आ गया है, कुएं के पानी पी लेने से धर्म चला गया, उनका जूठा खा लेने से धर्म चला गया, इनकी परछाई पड़ जाने से धर्म चला गया। कहा कि धर्म जब इतनी छुई मुई हो तो इसे चले ही जाना चाहिए, इसको रख के हम क्या करेंगे, इस तरह के धर्म को जो तुरंत जा रहा है तुरंत आ रहा है, इसको रखने से कोई। तो इसकी आलोचना हमारी और अपनी परंपरा की आलोचना करना परंपरा द्रोह नहीं है, परंपरा की रक्षा है।
सुधाकर द्विवेदी ने इसकी जबरदस्त आलोचना की है कि गणित की एक महान परंपरा, चलरा की कलन जो उनकी किताब है डायनेमिक कैलकुलस की, उसकी भूमिका उन्होंने बड़ी लंबी भूमिका अंग्रेजी में लिखी है। गणित की एक महान परंपरा हमारे यहाँ पंडितों की संकीर्णता के मारे खो गई। तो भारतीय संस्कृति का नारा लगाते रहिए कि हम श्रेष्ठ हैं, आप बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, इसका नारा लगाते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रसाद ने पौराणिक मिथकों के उन प्रसंगों को नहीं चुना लिखने के लिए जो आजकल बड़े फैशनेबल विषय बने हुए हैं। ये भी सोचने की बात है। बहुत जिस पर प्रेमचंद को कहते हैं कि उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ना कहा प्रसाद को, उसी प्रेमचंद ने कंगाल के बाद प्रसाद को लोक मनीषी कवि कहा और माफी मांगी। तो भारत सांस्कृतिक राष्ट्र राज्य की बात अभय जी ने ठीक ही की। राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर यूरोप में भी एक तरह की बहस चल रही है। बहुत सारे कवि, दार्शनिक, चित्रकार यूरोप में आलोचना कर रहे हैं राष्ट्र राज्य की संकीर्णता की। भारत में वही राष्ट्रवाद रविंद्रनाथ का नहीं है जो राष्ट्रवाद तिलक का। राष्ट्र राज्य की बहस भारत में भी चल रही है। एक खास तरह का उधेड़पुन जो नवजागरण में चल रहा है वो छायावाद में भी चल रहा है। छायावाद केवल कविता का आंदोलन नहीं है। छायावाद में राय कृष्णदास के चित्र हैं, चित्रों पर जो उन्होंने लिखा और चित्रों की जैसी व्याख्या की। छायावाद के ही लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जो गद्य में लिख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल छायावाद के ही आलोचक हैं। जिस सांस्कृतिक क्षेत्र और पता ना, मुझे नहीं मालूम, पुरी जी ने कहा कि वो जो तिलक की लाइन है वो भारतेंदु में भी आ गई। भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद तिलकवादी थे। प्रसाद जी को तो मैं थोड़ा सा मान भी सकता हूं क्योंकि तिलक 1920 तक थे, भारतेंदु तक तो तिलक का कोई नाम भी नहीं था। और प्रसाद उस तरह से तिलकवादी नहीं थे, गांधीवादी थे। तिलकवादी तो रामचंद्र शुक्ल। बनारस में एक बार नागरिक प्राणी सभा में जवाहरलाल नेहरू आए कमला नेहरू के साथ। तो जिन 5-10 साहित्यकारों के साथ उन्होंने मंत्रणा की सांस्कृतिक चेतना पर और साहित्य चिंतन पर, उसमें प्रसाद भी थे, राय कृष्णदास भी थे, सामल दास नागर थे, प्रेमचंद थे, रामचंद्र शुक्ल थे। वो तस्वीर संपूर्णानंद प्रेमचंद भी, रामचंद्र शुक्ल भी। तो ये खास तरह की सांस्कृतिक चेतना जो छायावाद में बन रही है, उसमें अपनी परंपरा की आलोचना एक उसका मुख्य विषय है। मैं आंसू के बहुत सारे छंदों का दूसरे या तीसरे संस्करण में उन्होंने व्यक्तिमूलक और आत्मपरक छंदों को बदला है। उसके तीसरे संस्करण में मैं ये छायावाद जिस दौर में है, मैं अन्यथा न ले आप, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, संकेत बस कर रहा हूं। उसी दौर में हिंदी प्रदेश में समाजवादी चेतना के प्रसार की इतनी सामग्री आई है, यह अकारण नहीं है। मर्यादा से इंदु, जयशंकर प्रसाद जिसके संपादक थे, इंदु, माधुरी, मर्यादा, ये पूरा दौर जिसे आप छायावाद कहते हैं, सोवियत क्रांति और समाजवाद के प्रसार का हिंदी समाज में वही दौर है। जीवनियां जो लिखी गई छायावाद के दौर में, जितनी जीवनियां लिखी गई श्रेष्ठ, गुरु गोविंद सिंह की जीवनी उसी दौर में लिखी गई। उसमें बहुत सारे पश्चिम के लोगों की जीवनी, नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी 5-5, 6-6 लोगों ने, गैरीबाल्डी की जीवनी, मेजनी की जीवनी, बहुत सारे लोगों की जीवनियां उसी छायावाद में लिखी। तो छायावाद एक खास तरह का सांस्कृतिक नवोत्थान का आंदोलन है कि अपनी परंपरा में सब कुछ अच्छा नहीं है, इसको स्वीकार करना आज भी बहुत जरूरी है, पहले तो जरूरी था ही। और इसका साहस किया छायावाद के कवियों ने, प्रसाद ने, खास करके प्रसाद के इस बात को करने का एक खास मतलब है। प्रसाद उस परंपरा के पंडित थे, इसलिए उस परंपरा पर उंगली रखना वाजिब था और उन्होंने उंगली रखी। क्या कोमा और ध्रुव स्वामिनी की जीवन की व्यथाएं एक सी हैं? क्या विजया और देवसेना की त्रासदियां एक सी हैं? पुनरुत्थान इतिहास में आख्यान में मैथिली शरण गुप्त भी गए हैं इतिहास में, अतीत में, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की चेतना का अंतर, द्विवेदी युग का चेतना का अंतर और प्रसाद का अंतर सामान्य तौर पर आप समझ सकते हैं अगर ध्रुव स्वामिनी के प्रसंग को देखें। यशोधरा गौतम बुद्ध से यह नहीं कहती कि ये जब सन्यास ही लेना था आपको, जीवन का सारा सार सन्यास में ही था, तो ये आप निर्णय आपको शादी के पहले लेना चाहिए, सवाल नहीं उठाती। वो सवाल बस इतना उठाती है कि सखिवे मुझसे कहकर जा।
जैसे कह करके जाते तो वो स्वीकार करते। असल बुनियादी सवाल, क्योंकि जिस नैतिकता छायावाद को जिस स्थूल के खिलाफ सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया रटू रटाई शब्दावली में, उस तरह से स्थूल का सूक्ष्म विद्रोह नहीं है। क्या जयशंकर प्रसाद सूक्ष्म मैथिली शरण है? स्थूल के सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद एक बड़ी चेतना को स्वानुभूति के स्तर पर बहुत सूक्ष्मता के साथ हमारे सांस्कृतिक मानस में बिठाता है। ध्रुवस्वामिनी यह पूरा सवाल पूरे रामगुप्त पर प्रश्न खड़ा करती है, उसके पुरुषत्व पर। सकराज को देने उसको तो मना कर, और यहीं तक नहीं रुकती, पूरी धर्म सत्ता को निरुत्तर करती है, क्योंकि उस धर्म सत्ता से वैधानिकता लिए बिना उसका आगे का जीवन वो जानती है, उसका हस्तक्षेप जरूरी। तो प्रसाद बहुत जानबूझ के सधे स्तर पर ये कोशिश उसमें हेर फेर करते हैं और ये प्रश्न उठाते हैं। सिंहरण और चंद्रगुप्त, गौर से देखेंगे, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, गौर से देखेंगे तो उभरते हुए भारतीय राजनीति के जो नक्षत्र हैं उसमें उनके संकेत मिले। और यह मधुमय देश हमारा, यह चंद्रगुप्त, यह कोई भारत की लड़की नहीं गाती, यह सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती। अगर बहुत चलताऊ किस्म का राष्ट्रवाद और संस्कृति प्रेम होता तो माया देवी और दिनेश दुबे के घर के लोग गाते, जयशंकर प्रसाद के, वो लोग नहीं गाते। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती है। इसका एक खास संदर्भ है। अगर कार्नेलिया की इज्जत पर संकट है और उसकी रक्षा के लिए भारत के दो नौजवान खड़े हो जाते हैं, वह देश उसके लिए भी प्रिय है, उतना ही आदरणीय है जितना हमारे लिए। यह मूल्यबोध का, यह राष्ट्र राज्य की सीमा नहीं है। और यह मधुमय देश हमारा राष्ट्र राज्य की सीमा का प्रसाद तुरंत अतिक्रमण कर देते हैं। स्वच्छंदतावाद के बहुत सारे, जिस बंगाल से स्वच्छंदतावाद का प्रवाह चला है हमारे यहाँ, बिहारी लाल चक्रवर्ती, सुरेंद्र नाथ मजूमदार, द्विजेंद्र नाथ टैगोर, गोविंद चंद्र दास, अक्षय कुमार बरल, इन स्वर्ण कुमारी देवी, यह राष्ट्रीय समाज सुधार के कार्यक्रमों का सभी लोग बराबर समर्थन नहीं करते। जिस तिलक के राष्ट्रवाद पर हम गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, वो तिलक सामाजिक सवाल पर बहुत पिछड़े थे, इसे स्वीकार करना चाहिए। रुक्माबाई डिफेंस फंड में तिलक ने एक ऐसे सामाजिक प्रतिगामी ताकतों का समर्थन दिया जिसके जो बाद में बहस हुई। इसी में डकन कॉलेज टूटा, एलिफिस्टन कॉलेज और डकन कॉलेज की बहस राणा डे के साथ यही बहस है। सामाजिक सवालों में तिलक पिछड़े थे। ये तिलक का अपमान नहीं है, तिलक के प्रति मेरे मन में उतना ही आदर है। गांधी ने जो तिलक के विषय में लिखा है बहुत आदर के साथ लिखा है, वैसा किसी ने नहीं लिखा। तो तिलक की आलोचना नहीं है, लेकिन सामाजिक सवालों पर तिलक उतने प्रगतिशील नहीं थे जितने राजनीतिक मोर्चे पर प्रगतिशील। ये बहुत सारे स्वाधीनता आंदोलन के पक्ष हैं, इसमें ये कोई उसकी आलोचना नहीं है। रविंद्रनाथ की किसी बात पर आलोचना करना रविंद्रनाथ की सारी चीजों को खारिज करना नहीं है। विवेकानंद अमेरिका से अपने मित्र देसी रजवाड़ों में उनके मित्र अखंडानंद सरस्वती खेतड़ी में उस समय थे, अमेरिका से चिट्ठी लिखी कि पता चला कि आजकल तुम खेतड़ी राज प्रासाद के अतिथि बने हुए हो। कहा कि खेतड़ी में बहुत गरीबी है, वहां के राजा बड़ी नेक हैं, अजीत सिंह, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो सुबह उठ करके भजन कीर्तन गाना और राम कृष्ण करना, संस्कृति और इसका चिंतन करना, यह दायित्व तो नहीं है तुम्हारा। निकल जाओ उस गरीब इलाके में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई काम ना मिले तो उन्हें भूगोल पढ़ाओ, ज्यामिति की शिक्षा दो, यह राष्ट्र की सेवा है। तो एक बड़े इन सबका प्रभाव छायावाद के संदर्भ में इन सबका प्रभाव है, और छायावाद इस समूचे सांस्कृतिक संदर्भ को लेकर के आगे चलता है। मेरा उद्देश्य यह दिखाना नहीं है कि प्रसाद को मैं यह साबित करूं। बहुत लोगों ने कामायनी की इन पंक्तियों पर मुग्ध होकर के कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें अपने बल का है गर्व, उन्हें प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। ये जो साम्यवाद की बू थोड़ी सी रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में की है, ये साबित करना नहीं है और ये साबित करने की जरूरत भी नहीं। प्रसाद का उद्देश्य उस साम्यवाद की स्थापना का, और यही करने से प्रसाद प्रगतिशील साबित नहीं होंगे। तितली उपन्यास का एक पात्र है रामनाथ। रामनाथ की पंक्ति से एक बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो कहता है कि प्रकृति में विषमता स्पष्ट है,
नियंत्रण द्वारा इसमें समता का विकास न होगा। भारतीय आत्मवाद की मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकेगी। यांत्रिक सभ्यता पुरानी होते ही ढीली होकर बेकार हो जाएगी। उसमें प्राण बनाए रखने के लिए व्यवहारिक समता के ढांचे या शरीर में भारतीय आत्मिक साम्य की आवश्यकता कब मानव समाज समझ लेगा, यही विचार की बात समझ। ये नहीं कहते हैं कि भारतीय समाज ने समझ ली है, कब समझ लेगा यह विचार की बात है। और सैद्धांतिक स्तर पर भारतीय परंपरा में समता के चाहे जितने उदाहरण पंडित जन दे दें, ज्ञानी है वो दे सकते हैं, वो सिद्ध कर देंगे। अपने पर आ जाएंगे तो वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, उससे लोहा हम नहीं ले सकते। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर समता की जो कमी है हमारी परंपरा में, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और प्रसाद उन्हीं चीजों पर उंगली रखते हैं। यह छायावाद के उधेड़ बुन की, भारतीय नवजागरण के उधेड़ बुन की यही समस्या है, यही उसका लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे गुरुदेव प्रोफेसर अवधेश प्रधान को हम लोगों को सुनना है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।